हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केयर स्टडी विद MP शर्मा में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 12th मैथ्स के RBSC के लिए कुछ वीडियोस, जिसके अंदर हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में हमने कल पार्ट 1 में बेसिक जानकारी पढ़ी थी मैट्रिक्स के बारे में। तो कल का जो वीडियो था वो हमारा ख़त्म हुआ था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करने जा रहे हैं और भी कुछ मैट्रिक्स के जो टाइप्स है उनको। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट टाइप है वो है टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो, कल अपन पढ़ रहे थे कि मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि पंक्ति मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल एक पंक्ति हो। दूसरा अपन ने देखा था कॉलम मैट्रिक्स जिसमें कि एक ही कॉलम हो। और तीसरा अपन ने देखा था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसके अंदर m और n की वैल्यू इक्वल ना हो, मतलब जिसमें नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते हैं। ऐसी सारी मैट्रिक्स कहलाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद अपन ने देखा था स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें m और n की वैल्यू इक्वल होती है, अर्थात पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होती है। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स के ही कुछ और टाइप्स होते हैं। वो कौन कौन से टाइप्स हैं? तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो पहला टाइप आता है वो आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स या इसको कहते हैं विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह जैसा कि ये किसके टाइप में है? स्क्वायर मैट्रिक्स में। यानी विकर्ण आव्यूह होने के लिए पहली कंडीशन ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। तो डेफिनेशन क्या होगी? पहले डेफिनेशन देखते हैं कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। देखो, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं वो कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण से इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखी A 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ये हो गई एक 3×3 की मैट्रिक्स। अब ये जो उदाहरण है ये है डायगोनल मैट्रिक्स का। परिभाषा से देखो, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है? तो देखो 3×3, m और n इक्वल है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब
जिसमें विकर्ण के अवयव के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। विकर्ण क्या होता है मैट्रिक्स में, ये जो है इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इस लाइन पर जितने भी अवयव आएंगे वो सब कहलाते हैं विकर्ण के अवयव। तो देखो आप, विकर्ण पर जो आ रहा है वही अवयव जीरो के अलावा है, बाकी सब क्या है, ज़ीरो। तो ये मैट्रिक्स कहलाएगी डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण मैट्रिक्स या विकर्ण अवयव। अब अगर बात करें कि इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका देखते हैं। तो ए एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा यदि ए आई जे इज इक्वल टू 0 जब आई इज नॉट इक्वल टू जे, और ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 0 जब आई इक्वल टू जे। अब इसको समझते हैं कि ये जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखा। यही चीज़ है, इसको एक जनरल फॉर्म में लिख दिया। कैसे लिखा, देखो यहाँ पर बात करें पहले अवयव की, तो पहली पंक्ति और पहला कॉलम यानी A11। इसको अगर मैं लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, A11। इसको लिखूँगा A12, इसको लिखूँगा A13। ये चीज़ अपन ने देखी थी मैट्रिक्स के जनरल रिप्रेजेंटेशन में कि अवयव कैसे लिखे जाते हैं या एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है। पहली पंक्ति पहला कॉलम तो अवयव हो जाएगा A11, फिर पहली पंक्ति दूसरा कॉलम A12, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम A13। सिमिलरली अगर इसको लिखना है तो ये क्या होगा, A21, ये क्या होगा A22, ये क्या होगा A23, ये होगा A31, ये होगा A32 और ये होगा A33। अब ध्यान से देखो, यहाँ है 11, यहाँ है 22 और यहाँ है 33। मतलब I और J, इन तीनों जगह पर I और J क्या है, इक्वल है। नंबर ऑफ रोज नहीं के मतलब सॉरी एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स के अंदर ये है आपका पहली पंक्ति पहले कॉलम का अवयव, ये है दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम का अवयव और ये है तीसरी पंक्ति तीसरे कॉलम का अवयव। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, I और J बराबर, I और J बराबर, I और J बराबर। तो जहाँ पर I और J बराबर होगा वहाँ पर Aij नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो बिल्कुल नॉट इक्वल टू 0 है। पर जहाँ पर I और J में अंतर है, I तो 1 है J 2 है, I तो 1 है J 3 है, तो वो सारे अवयव जहाँ I और J इक्वल नहीं है तो वहाँ पर Aij यानी कि अवयव की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण अवयव। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। फिर से देखते हैं, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या हो, 0 हो, तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए आप लोग। अगला जो स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है वो है स्केलर मैट्रिक्स या अदिश अवयव। देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स, पहले डेफिनेशन लिखते हैं, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक समान होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स
कहलाता है। ये हो गई डेफिनेशन। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स को अंडरलाइन करिए। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि वो स्क्वायर है प्लस डायगोनल है। कहने का मतलब है कि स्केलर होने के लिए स्क्वायर और डायगोनल होना जरूरी है। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल होने चाहिए। डायगोनल का मतलब क्या हुआ? विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव ज़ीरो होने चाहिए। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक समान होते हैं, यानी जो विकर्ण के अवयव है वो सभी अगर बराबर हो जाए तो वो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण, एक मैट्रिक्स ए में लिखता हूँ 5 0 0 0 5 0 0 0 5। यह एक मैट्रिक्स मैंने लिखी। अब यहाँ पर आप देखो, विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव ज़ीरो है, मतलब ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। विकर्ण के अवयवों को ध्यान से देखो, तीनों की वैल्यू क्या है? 5 है, मतलब सभी अवयव क्या है? एक समान है, यानी ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। और इसका जो ऑर्डर है वो 3×3 है, क्योंकि इसमें 3 पंक्तियाँ और 3 कॉलम हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। और वैसे भी डायगोनल होने के लिए पहले क्या होना ज़रूरी है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। अब बात करें इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन की, तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा ए मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स होगा यदि ए आई जे इज इक्वल टू के। के का मतलब कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, वो हमेशा क्या होगी? सेम होगी। कब? जब i इक्वल टू क्या हो? j। देखो पिछले एग्जाम्पल में मैंने समझाया था i और j बराबर कहाँ होते हैं? विकर्ण के अवयवों पर i और j हमेशा बराबर होते हैं। तो i जब j के बराबर हो तब a i j क्या हो? कोई वैल्यू हो k, और a i j ज़ीरो हो। कब? जब i इज़ नॉट इक्वल टू j हो। तो ये होता है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप की जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं इकाई आव्यूह। अब इकाई आव्यूह की डेफिनेशन आप खुद बना सकते हो। कैसे? जैसे यहाँ पर लिखा था स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या होना ज़रूरी था? स्क्वायर प्लस डायगोनल। अब मैं यहाँ क्या लिखूँगा? इसके लिए आवश्यक है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो प्लस वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो प्लस वो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी बनेगा जब वो स्क्वायर हो, डायगोनल हो और स्केलर हो। साथ ही इसमें एक कंडीशन और जुड़ जाती है, वो क्या? कि विकर्ण के सभी अवयव की वैल्यू हमेशा 1 हो। विकर्ण के सभी अवयव के मान 1 हो। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह। उदाहरण के लिए एक मैट्रिक्स लिखते हैं A, उसका मान मैंने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इसका ऑर्डर लिखा 3×3। तो ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों है? क्योंकि ऑर्डर 3×3 है, 3 पंक्तियां हैं, 3 कॉलम है, मतलब स्क्वायर है।
पहली कंडीशन फुलफिल। उसके बाद देखो डायगोनल। डायगोनल में अपन ने क्या सीखा था कि विकर्ण के अलावा बाकी सब जीरो। तो देखो विकर्ण के अलावा बाकी सब क्या है, ज़ीरो। इसका मतलब डायगोनल फुलफिल। उसके बाद देखो स्केलर। स्केलर में क्या देखा था, स्केलर में देखा था कि स्क्वायर हो, डायगोनल हो, साथ ही विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो। तो एक समान है, सभी की वैल्यू क्या है, एक एक, यानी कि स्केलर की कंडीशन फुलफिल। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि जो विकर्ण के अवयव है वो एक समान हो परंतु उनका मान क्या हो, एक हो। तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, इकाई मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात करें इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन की, जीपी, तो कैसे लिखेंगे। एक मैट्रिक्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा यदि ए आई जे इक्वल टू 1 हो, जब i इक्वल टू जे हो, और ए आई जे इज इक्वल टू 0 होगा जब i नॉट इक्वल टू जे हो। तो देखो ए आई जे इक्वल टू 1 जब i इक्वल टू जे, i इक्वल टू जे आप जानते हो कहाँ होता है, विकर्ण पर। तो i इक्वल टू जे पर सबकी वैल्यू क्या है, 1 है। ए आई जे इक्वल टू 0 हो बाकी सभी जगह पे, तो बाकी सभी जगह पे क्या हो गया, ए आई जे 0 हो गया। तो ये हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से हमने टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में 3 टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी है। फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहली अपन ने पढ़ी डायगोनल। डायगोनल का मतलब क्या, डायगोनल का मतलब है विकर्ण के अलावा बाकी सभी अवयव 0, तो वो हो गई डायगोनल। उसके बाद अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो, वो क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स। तीसरा अपन ने पढ़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें अपन ने पढ़ा कि विकर्ण के सभी अवयव एक हो और वो क्या हो, एक स्केलर मैट्रिक्स हो, तो वो क्या बन जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी अपन कह सकते हैं कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो स्केलर भी है और वो डायगोनल भी है। बात करें स्केलर की, तो एक स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी है। बात करें डायगोनल मैट्रिक्स की, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि ये सब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप्स हैं। क्लियर है, चलो ठीक है, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं मैट्रिक्स में एक टाइप्स रह गया, एक टाइप रह गया, वो है नल मैट्रिक्स, या उसे कहते हैं जीरो मैट्रिक्स या शून्य आव्यूह। तो देखते हैं क्या होता है नल मैट्रिक्स, और इसको हिंदी में कहते हैं शून्य आव्यूह। इसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं नल मैट्रिक्स को। नल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या हो, 0 हो, वो होता है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है, तो इसका एक एग्जांपल लिख देता हूँ, A 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये क्या है, एक 3×3 का जीरो मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है जीरो मैट्रिक्स के लिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। जीरो मैट्रिक्स किसी भी टाइप का हो सकता है। जीरो मैट्रिक्स ऐसा भी हो सकता है, A इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पर 3×3 का है और ये क्या हो जाएगा, 2×3 का। तो नल मैट्रिक्स में ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप नहीं है, ये मैट्रिक्स का टाइप है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, जिसके सभी अवयव 0 हो वो होता है नल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, जिस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, वो है इक्वल मैट्रिक्स। इसको कहते हैं समतुल्य आव्यूह।
या समान आव्यूह। समतुल्य का मतलब एक समान, मतलब इक्वल मैट्रिक्स यानी दो मैट्रिक्स बराबर। तो वैसे तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं है, ये एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि जिसके अंदर दो शर्तें एक साथ लगी हो और वो फुलफिल हो रही हो, तो वो बन जाती है आपस में इक्वल मैट्रिक्स। कैसे? तो वो शर्तें क्या है, तो लिख लेते हैं अपन कि आवश्यक शर्तें क्या है इसके लिए। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि दो आवश्यक शर्तें हैं इक्वल मैट्रिक्स के लिए। वो क्या है? पहली आवश्यक शर्त जो है वो ये है कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर समान होने चाहिए, समान होने चाहिए। और दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है? दोनों मैट्रिक्स के संगत अवयव बराबर होने चाहिए। देखो बहुत ही आसान है, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर समान हो। ऑर्डर देखना आप जान ही गए, पंक्ति इनटू कॉलम, वही क्या होता है? ऑर्डर। कितनी पंक्तियां कितने कॉलम है, इससे ऑर्डर देख सकते हो आप। और संगत अवयव, तो एक उदाहरण से समझ में आ जाएगा कि संगत अवयव कैसे बराबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखी ए, बी सी डी, और दूसरी मैट्रिक्स लिखी बी 1 2 3 और 4। अब मैं कहता हूँ कि चेक कीजिए कि ये समतुल्य है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आवश्यक शर्तें देखूंगा कि ये बराबर कब हो सकती है, जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या हो? समान। तो देखो इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2, इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों मैट्रिक्स के संगत अवयव बराबर होने चाहिए। संगत अवयव का मतलब क्या है कि ए के संगत जो यहाँ पर अवयव है वो क्या है? 1। बी के संगत जो अवयव है वो क्या है? 2। तो क्या लिखूंगा मैं कि ए बराबर बी होगा, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के बराबर होगी यदि ए इक्वल टू कितना हो? 1 हो, बी इक्वल टू कितना हो? 2 हो, सी के संगत अवयव क्या है? 3, और डी के संगत अवयव क्या है? 4। इसका मतलब सी इक्वल टू कितना होना चाहिए? 3, और डी इक्वल टू कितना होना चाहिए? 4। तो अगर ऐसा है कि a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4, तो a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स आपस में क्या कहलाएगी? समतुल्य मैट्रिक्स। तो आसानी से ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कोई दो मैट्रिक्स कब बराबर होती है? जब उनके ऑर्डर समान हो और उनके संगत अवयव बराबर हो। अगर ऐसा है तो दोनों मैट्रिक्स कहलाएगी इक्वल मैट्रिक्स। बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए अभी अपन ने पढ़ा कि समान मैट्रिक्स क्या होती है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है। अब उस पर प्रश्न कैसे बनता है, इस तरीके का एक प्रश्न अपन ने लिया है। x, y तथा z के किन मानों के लिए आव्यूह a तथा आव्यूह b समान होंगे यदि a बराबर ये है और b बराबर ये है। तो प्रश्न ने कहा है कि आव्यूह a और आव्यूह b समान आव्यूह है। तो प्रश्न को हल करने का तरीका क्या होगा कि सबसे पहले तो प्रश्न में जो दिया गया है वो लिख लीजिए। तो आपको क्या दिया गया है कि a तथा b समान आव्यूह है। तो आप लिखेंगे चूँकि आव्यूह a तथा b
समान आव्यूह है, अतः इनके संगत अवयव बराबर होंगे। अब ये लाइन कहाँ से लिखी मैंने? हम लोगों ने देखा था जब इक्वल मैट्रिक्स पढ़ी थी तब दो शर्तें पढ़ी थी। पहली शर्त थी कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर समान होने चाहिए, तो वो तो दिख रहा है कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर समान है। लेकिन एक दूसरी कंडीशन पढ़ी थी, वो दूसरी कंडीशन थी कि दो मैट्रिक्स बराबर तभी होगी जब उनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो जब अपने को कह दिया है कि आव्यूह ए और आव्यूह बी समान आव्यूह है, इसका मतलब ये है कि इनके संगत अवयव की क्या होंगे? बराबर होंगे। और अगर संगत अवयव बराबर होंगे तो देखो दो जो है वो किसके बराबर होगा? दो के, जो कि है। फिर आगे चलो, जीरो जो है वो किसके बराबर होगा? जीरो के, ये भी है। फिर आगे चलो, x प्लस 3 ये किसके बराबर होगा? 6 के। फिर आगे चलो, y माइनस 4 किसके बराबर होगा? -2 के। फिर आगे चलो, 4 किसके बराबर होगा? 4 के, ये भी है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर चलो, 6 जो है वो किसके बराबर होगा? 2z के। यानी कि 3 इक्वेशन बन गई और 3 ही आपके पास अज्ञात है, x, y और z। तो 3 अज्ञात राशियां और 3 समीकरण आराम से x, y, z की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ से देखिए, इसको मैं समीकरण 1 दे दूँ, इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 3। तो समीकरण 1 से आपके निकल जाएगा x का मान, समीकरण 1 से x इक्वल टू 6 माइनस 3, तो x इज इक्वल टू 3। इसी प्रकार समीकरण 2 से y इज इक्वल टू -2 प्लस 4, तो y हो जाएगा 2। इसी प्रकार समीकरण 3 से z इज इक्वल टू 6/2, यानी z इज इक्वल टू 3। ये आपके आंसर्स हो गए, x 3, y 2 और z 3। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप। अगला प्रश्न अपन लेते हैं। दो मैट्रिक्स है, दोनों परस्पर बराबर दे रखी है। आपसे कहा है कि x, y, a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो जब दो मैट्रिक्स बराबर होती है तो हमने देखा है कि उनके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो उनका ऑर्डर बराबर होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन उनके संगत अवयव समान होने चाहिए। तो देखो ऑर्डर तो बराबर है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, आपके पास क्या होगा? 1 और 1 2, दो तो इसमें पंक्तियां हैं, 1 2 3 इसमें कॉलम है, यानी 2/3। ये इसका क्या होगा? ऑर्डर। इसका देखो 2 पंक्तियां 3 कॉलम, इसका ऑर्डर भी क्या होगा? 2/3। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी कि इनके संगत अवयव। संगत अवयव का मतलब क्या हो गया? ये अवयव और ये अवयव आपस में क्या होने चाहिए? बराबर। तो वही चीज़ प्रश्न को हल करने से पहले मैं क्या लिखूंगा? क्योंकि दोनों अवयव समान हैं, अतः इनके संगत अवयव बराबर होंगे। क्योंकि ये तो कंडीशन है दोनों अवयव के समान होने के लिए। तो क्या लिखूंगा मैं? 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन 3 और 3 तो इक्वल है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है।
आगे देखो, ये क्या है, x माइनस 2y, और इसके संगत क्या लिखा हुआ है, 4, यानी x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। देखो, दो इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करना है। तो छोटी क्लासों में अपन पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में ही आ जाता है x और y की एक घात वाली समीकरणों को हल करना, जिन्हें कहते हैं अपन सरल रेखीय समीकरण। तो सरल रेखीय समीकरणों को कैसे हल करते हैं, किसी एक चर का गुणांक बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर x का गुणांक 2 है, यहाँ पर x का गुणांक 1 है। तो या तो x के गुणांक को बराबर कर लो। तो x का गुणांक कब बराबर होगा, जब दूसरी समीकरण को मैं किससे गुणा कर दूं, 2 से। तो ये जो दूसरी समीकरण है 2 से गुणा करते ही ये क्या बन जाएगी, 2x माइनस 4y इक्वल टू 8। तो अब इस वाली समीकरण को आप भूल जाइए, इसको आपने मॉडिफाई कर दिया। तो आप इसको और इसको देखिए, x के जो गुणांक है वो हो गए बराबर। तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर दोनों समीकरणों को घटा दो तो x गायब हो जाएगा। तो जब घटाते हैं तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। तो माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस हो गया। तो 2x से 2x हो जाएगा कैंसिल आउट, y और 4y मिलकर हो जाएंगे 5y। ऊपर है प्लस का 3, नीचे है माइनस का 8, तो बचेगा माइनस का 5। तो y इज इक्वल टू हो गया माइनस का 1। y की वैल्यू अगर आपने प्राप्त कर ली तो किसी भी एक समीकरण में रखो, x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में मैं x का मान रख देता हूं 2 समीकरण 1 में मैं y का मान रख देता हूं तो x आ जाएगा 2x, y की जगह रखा -1 इक्वल टू 3, तो 2x हो गया 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो x आ गया 2, y आ गया -1, यानी दो चीज़ें तो अपन ने याद कर ली, x और y। x आ गया, y आ गया। अब क्या चाहिए, a और b। तो उसके लिए और तुलना करिए, a माइनस b किसके इक्वल होगा, 4 के। a माइनस b इक्वल टू होगा 4। ये आपकी हो जाएगी समीकरण 3। इसी प्रकार 2a प्लस b किसके इक्वल होगा, -1 के। तो 2a प्लस b इक्वल टू -1। ये आपकी समीकरण हो जाएगी 4। अब यहाँ पर गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक चर ऐसा है जिसके गुणांक ऑलरेडी बराबर है। तो डायरेक्ट आप समीकरणों को सॉल्व कर सकते हो। चिन्ह जो है वो विपरीत है, तो यहाँ घटाने की ज़रूरत नहीं है, इनको जोड़ दो। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो ये आपस में कैंसिल, a और 2a मिलकर हो जाएगा 3a इक्वल टू 4, और -1 जोड़ेगा तो ये होगा 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। 3/3 इक्वल टू 1। अब a की वैल्यू आ गई तो किसी भी एक समीकरण में रखो तो आपको क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा। तो समीकरण 3 से आप क्या लिख सकते हो, a की वैल्यू डाल दो इसमें, 1 माइनस b इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू 1 माइनस 4, तो b हो जाएगा -3। तो a का मान आ गया 1 और b का मान आ गया -3। तो इस प्रकार से प्रश्न कैसा भी हो, इक्वल मैट्रिक्स का संगत अवयव की तुलना कर कर जो भी चर आपसे पूछा है उसके मान आप ज्ञात कर सकते हो। तो इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं 2 नंबर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। कल जो भी एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है उसको अपन डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ थ्योरी इसमें बची हुई है। एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज अपन पढ़ेंगे उसकी कुछ थ्योरी बची हुई है, उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़
ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।